तो चलिए लास्ट क्लास में भाग 1 भाग 2 देख लिए थे, अगला भाग लिखेंगे हम लोग भाग 3। टोटल बताइए संविधान में कितने भाग है भाई? 22 भाग है। भाग 3 लिख लीजिए, मूल अधिकार। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मूल अधिकार, बहुत ज्यादा। मूल अधिकार इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। देखिए मूल अधिकार जो है एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है। मूल अधिकार एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है। मूल अधिकार एक प्रकार का क्या है? अब बोलोगे सर ये नैसर्गिक क्या होता है? तो सुनिए जरा, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति जो भारतीय हैं, उनके द्वारा जो भी बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, उस बच्चे को जन्म लेते ही वो सब अधिकार मिल जाते हैं जो अधिकार अभी आपको इस एज में है। मतलब अभी आप देखिए कोई बच्चा भी, मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी अचानक से कोई बच्चा भी जैसे कहीं पे पैदा हुआ होगा, अभी कहीं पे भारत में, आप सीधी बात है बच्चा पैदा होते रहता है, कहीं बच्चा पैदा हुआ, उनको भी वो अधिकार है जितना हम लोगों को है। इसके लिए वो कहीं एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मेरे को मूल अधिकार दीजिए करके, कि बच्चा ही पैदा हुआ है अब वो ऐसे चलते हुए जाएगा बच्चा और एप्लीकेशन जमा देगा भैया मूल अधिकार दे। तो मूल अधिकार सबसे बड़ी चीज यही है कि एक नैसर्गिक अधिकार है, बच्चा जन्म होते ही उनको मूल अधिकार मिल जाता है। जितना अधिकार एक बड़े बुजुर्ग को है, जितना एक युवा को है, जितना एक बच्चे को, उतना वो छोटा शिशु जो भी बच्चा पैदा हुआ है उतने ही कोई मूल अधिकार है। मतलब बच्चा जन्म लेते हैं उनको मूल अधिकार मिल जाता है। सबसे बड़ी खासियत यही है मूल अधिकार, उनको किसी कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे पासपोर्ट वीजा मैंने आपको बताया, उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत था, इसके लिए कोई नहीं, मूल अधिकार सीधा मिल जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार आगे जब पढ़ेंगे भाग 4 तो मैं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताऊंगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में ये अंतर है कि ये जो है न्यायालय में वाद योग्य है, न्यायालय में वाद योग्य है, न्यायालय में वाद योग्य। अब बोलोगे सर ये न्यायालय में वाद योग्य का क्या मतलब? अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है, अभी आप जानते नहीं कि मूल अधिकार क्या है, जब पढ़ते जाएंगे, जब प्रकार 6 प्रकार, तब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि मूल अधिकार क्या है। अभी आपको बता देता हूं कि अगर आपके मूल अधिकार को कोई हनन करे तो आपके पास ये अधिकार है कि आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, और न्यायालय इस पर जो है, न्यायालय में इस पर सुनवाई हो सकती है और वाद विवाद, ये वाद मतलब उसकी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, मतलब सुनवाई होगी। आगे चलकर मैं इसको इस कारण ज्यादा बार बार बोलूंगा कि आगे चलकर भाग 4 आएगा, उसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हम भाग 4 में पढ़ेंगे। अभी इसको समझिए कि अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो वो न्यायालय में वाद योग्य है। ठीक है, अगला मूल अधिकार का संरक्षक, मूल अधिकार का संरक्षक। जैसे मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप किसके संरक्षण में जाओगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायालय, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार का जो संरक्षक रहेगा, आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है, जितने भी प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो आप जो है शरण लोगे न्यायालय के, और हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का क्या माना जाता है? संरक्षक माना जाता है, संरक्षक, वो संरक्षक है। अगला मूल अधिकार, मूल अधिकार में संशोधन, मूल अधिकार में संशोधन। कि भैया आपको ये पता है कि जितने भी मूल अधिकार हैं, जितने भी मूल अधिकार हैं, चाहे अभी वर्तमान में 6 हैं या पहले 7 हुआ करता हो, आगे चलकर हो सके कि इसको 5 ही कर दे, हो सके कि वो जो 6 है उसमें और कुछ चेंजेस कर सके, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मूल अधिकार में बाद में जोड़ा गया। तो जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी चेंजेस करने का जो अधिकार है मूल अधिकार का, वो किसको है? तो संसद को है। ये मेन चीज है, इसको आप लिख लीजिए, फिर डिटेल से देखेंगे
पूरा। अच्छा, इसको ये भी लिख लो यार, मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद का है? तो पिछले अनुच्छेद कहां तक हुआ था? 11 तक हुआ था। 1 से 4 भाग 1, 5 से 11 भाग 2 नागरिकता। फिर हमें ये आ जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसको भी आप थोड़ा लिख लीजिए, पूरा अनुच्छेद को देखेंगे तो मूल अधिकार में संशोधन कहाँ हो सकता है? संसद में। आपको मूल अधिकार, जो भी मूल अधिकार, जैसे आप लोग जानते हो या आगे पढ़ोगे कि एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में आता था। अभी क्या चीजें हैं अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे पता चलेगा। बस अभी एक चीज को समझ लीजिए कि अगर आपको मूल अधिकार में संशोधन करना है, वो संशोधन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ना हाईकोर्ट नहीं करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, ना राष्ट्रपति करेगा। अगर चेंजेस होगा जहां भी कानून पे, वो कहाँ चेंजेस होगा? संसद में। आपके मूल अधिकार को कोई छीन रहा है तो उसके लिए आप कहां जा सकते हो? न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगला, मूल अधिकार को निलंबन या निलंबित, मूल अधिकार को निलंबित, मूल अधिकार को निलंबित, मूल अधिकार को निलंबित। तो मूल अधिकार को निलंबित करने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति को। मूल अधिकार को निलंबित करने का जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। मूल अधिकार को निलंबित करने का जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को। तो इतनी चीजें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, याद हो जाएगा इतनी चीजें, ठीक है। मूल अधिकार एक कैसा अधिकार है? नैसर्गिक। इसको ना पूरे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, पूरे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा 2-3 चीज याद रख लीजिए, फिर हम लोग सीधा अनुच्छेद बाय अनुच्छेद चलेंगे। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं और इसको मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। मूल अधिकार का संरक्षक हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकार में संशोधन कहाँ हो सकता है? संसद में। और मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ये चीजें अभी आपको देखने को मिलेगा, निलंबित वाला चीजें, कि आपातकाल जब चलेगी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के दौरान आपकी जितने मूल अधिकार है, मैंने अभी आपको बताया ना, बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही आपको मूल अधिकार मिल जाते हैं और आपके मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। आपका मूल अधिकार है कि आप स्वतंत्रता के साथ आप भारत के किसी भी देश, सॉरी, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। कोई नहीं रोकने वाला। कि रोकता है? कोई नहीं रोकता। आप आराम से अभी भी आप जा सकते हो कहीं भी। आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, आप केरला चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, आप एमपी चले जाओ, कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे हो? तो मूल अधिकार में आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन ऐसे कभी कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, जिसमें अगर कुछ रोकना रहेगा तो वहां पे राष्ट्रपति आपके मूल अधिकार को कटौती कर सकता है, रोक सकता है। आगे बताऊंगा कि राष्ट्रपति महोदय भी इस मूल अधिकार को निलंबित वो भी नहीं कर सकते। मैं आगे बताऊंगा अनुच्छेद 20-21, उसको मूल अधिकार को वो निलंबित वो खुद नहीं कर सकते, बाकी सबको निलंबित कर देंगे, लेकिन अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं करेंगे। वो आपको मैं बताऊंगा कि 20-21 क्या है, ठीक है। तो अभी ये चीज खासकर जो है, इतनी चीजें जो आपने लिखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले के पेपर में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, पहले के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार निम्न में से किसको है? ये तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं बोला गया है, इसमें मूल अधिकार की परिभाषा की बात की गई है। तो मूल अधिकार की परिभाषा, अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? मूल अधिकार की परिभाषा। ये अनुच्छेद 12 है, ठीक है। ये अनुच्छेद क्या है? 12 है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 जो है वो क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 बोलता है कि एक मूल अधिकार से कोई अदर मूल अधिकार को या किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित हो रहा है। जैसे कोई एक मूल अधिकार है हमारा, अभी आप लोग जानते नहीं कि मूल अधिकार कौन कौन सा है, आगे अभी थोड़ा देर में आपको बता दूंगा मैं, लेकिन अभी आप समझिए कि अगर कोई मूल अधिकार से कोई दूसरे मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है तो उस मूल अधिकार को अल्पीकरण कर सकते हैं। आपके पास कोई राइट्स है,
तो है ना, कोई आपके पास साइड से मूल अधिकार, उससे आपके दूसरे मूल अधिकार को जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो उस मूल अधिकार को अल्पीकरण, छोटा कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 13 में बोला गया है। लेकिन ये सब चीज को ज्यादातर जनरली लोग पढ़ते नहीं है, सीधा सीधा 6 मूल अधिकार है उसी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सब चीज को भी आपको जानना है। लिखिए, यदि किसी मूल अधिकार से, यदि किसी मूल अधिकार से, यदि किसी मूल अधिकार से दूसरा मूल अधिकार, दूसरा मूल अधिकार, यदि किसी मूल अधिकार से दूसरा मूल अधिकार प्रभावित हो तो यदि किसी मूल अधिकार से दूसरा मूल अधिकार प्रभावित हो तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। तो हमारे मूल अधिकार पर, हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। हमारे मूल अधिकार पर लगाया, मतलब आप बोल सकते हैं कि मूल अधिकार का ये अल्पीकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 12 बोलता है मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 बोलता है कि अगर एक मूल अधिकार से दूसरा मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है तो उस मूल अधिकार में रोक लगाया जा सकता है। मूल अधिकार में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को। मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार को संरक्षक किसको माना जाता है? हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। और मूल अधिकार जो है न्यायालय में वाद योग्य है। और मूल अधिकार को किस देश से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। मूल अधिकार को हमने यूएसए से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार को हमने कहाँ के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मूल अधिकार। तो मैं आपको बता देता हूँ, मूल अधिकार लिख लीजिए कि मूल अधिकार कितने हैं। वर्तमान में मूल अधिकार की जो संख्या है, वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या जो है वो है 6। पहले जो है मूल अधिकार की जो संख्या हुआ करता था वो हुआ करता था 7। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से मूल अधिकार है। सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। पहला जो मूल अधिकार है वो कौन सा अधिकार है भाइयों? समानता का अधिकार। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है ना, वो क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मूल अधिकार आप लिख लीजिए, तीसरा नंबर का मूल अधिकार वो लिख लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हर एक अनुच्छेद को इसके अंतर्गत को हम पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा नंबर में डाल के लिख लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा नंबर डाल के लिख लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मूल अधिकार लिख लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा नंबर मूल अधिकार डाल के लिख लीजिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 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 छठवा भी आप लिख लीजिए वहां पे, है ना। बात अलग है कि इसको अब हटा दिया गया है, ठीक है, बट फिर भी आप यहाँ पे लिख लीजिए छठवा मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और सातवां लिख लीजिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से आप यहाँ पे 7 फिलहाल लिख लीजिए। मूल अधिकार की संख्या हम लोगों ने लिखा है 6, बट आप अभी कितना लिख लेंगे? आप 7 अभी आप लिख लो। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार।
तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा मूल अधिकार स्वधार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षण का अधिकार, छठवां आपके संपत्ति का अधिकार और सातवां आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने तो 6 लिखाया अभी 7 को लिख दिया, तो आगे आपको बताऊंगा कि इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, क्यों हटाया गया इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं 6, पहले कितना हुआ करता था 7। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया। ठीक है, मैं अब जब इसमें आएंगे तब बताऊंगा, आर्टिकल 31 जब आएंगे तब ये पढ़ेंगे। कहां तक हो गया था अनुच्छेद, इसको पढ़ना है 12 से 35, तो 12 और 13 हो गया था। 12 परिभाषा हुआ था, 13 बताए थे कि एक मूल अधिकार से दूसरे मूल अधिकार प्रभावित होता है तो उसको हम रोक सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं। ये आएगा अनुच्छेद 14 से 18, ये आएगा अनुच्छेद 14 से 18। आर्टिकल 14 to 18 ये आएगा आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 से लेके 22, ये आएगा अनुच्छेद 19 से 22, ये आएगा अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23-24, ये आएगा अनुच्छेद 25 से 28, ये आएगा अनुच्छेद 25 से 28, ये आएगा अनुच्छेद 29-30, ये आएगा अनुच्छेद 29-30, ये आएगा अनुच्छेद 31, ये आएगा अनुच्छेद 31 और ये आएगा अनुच्छेद 32, ये आएगा अनुच्छेद 32, ये आएगा अनुच्छेद 32, ये आएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, कितने मूल अधिकार है भाई, 6 मूल अधिकार हैं। कितने थे पहले, वैसे 7 हुआ करते थे, तो वर्तमान में कितने हैं 6। समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, 23 और 24 में है। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जबकि टोटल मूल अधिकार की जो संख्या है वो है, तो कहाँ तक है 35 तक। अब जो बचा हुआ जो है 33, 34, 35, ये सब अलग चीज है, उसको भी इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, याद हो जाएगा इतना, हर अनुच्छेद को पढ़ेंगे, हर अनुच्छेद 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी, 17 को भी, 18 को भी, फिर चल के 19 को भी, 20 को भी, 21 को, 22 को। जब तक अभी डेट नहीं आया तब तक तो पढ़ना ही है, डेट आए तो फास्ट करेंगे, अभी से फास्ट करना है, मतलब एक एक नहीं पढ़ना है सीधा। ठीक है, वो भी अपने पास ऑप्शन है। तो पहला मूल अधिकार कौन सा है, समानता। अच्छा, ताकि पूछे मत सर ते हैं, आया लिखाऊंगा जितना उतना पूछेंगे। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बता रहे हैं। अनुच्छेद बोलते जाओ, चलो पढ़ के आना है कल, वो बहाना नहीं चलेगा भूल जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को पढ़ के दिखाना है। बोलो, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30, संपत्ति का अधिकार 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आगे चलकर बताएंगे इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलो आज ही हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए समानता का अधिकार। हेडिंग क्या डालेंगे, समानता का अधिकार। तो पहला मूल अधिकार पढ़ रहे हैं हम लोग, समानता का अधिकार। तो चलिए मेरे को ये बताइए, मूल अधिकार एक प्रकार किस प्रकार का, चलो जल्दी करो, मूल अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार, अर्थात वाह, अर्थात बच्चा जन्म लेने से ही उनको ये अधिकार मिल जाता है, वो कहीं कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय में वाद योग है कि नहीं है, है। संरक्षण करने का काम कौन करता है,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और आप बताइए कि निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और ये सब चीजें। तो पहला नंबर का मूल अधिकार लिखे समानता का अधिकार। अच्छा, नाम भी समझ में आ रहा है पूरा इक्वलिटी? नाम से समझ में आ रही इक्वलिटी, समानता, समानता। तो अनुच्छेद 14 लिखिए, अनुच्छेद 14 लिखिए। विधि या कानून के समक्ष, विधि के या कानून के समक्ष समान। मतलब विधि या कानून के समक्ष सब समान है, सब बराबर है। जल्दी करिए इसको, क्या लिखा है समझ में आ रहा है? विधि या कानून के समक्ष क्या है? सब बराबर, सब के सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। किसके समक्ष? विधि या कानून। देखो नाम से समझ में आ रही समानता, मतलब समान तो होंगे ही होंगे, बट ये जो बोला गया इसमें किसके सामने? विधि या कानून के समक्ष सब बराबर। भारत देश के जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को विधि या कानून के समक्ष सब समान होगा। लेकिन इसमें अपवाद भी है, इसमें अपवाद भी है। कौन अपवाद हो सकते हैं बताएं? दो शख्स, एक तो आपका राष्ट्रपति और एक आपके राज्यपाल, ये दोनों अपवाद हैं। एक तो आपके कौन? राष्ट्रपति, और ये आपके कौन? राज्यपाल। मतलब ऐसा बोल तो दिया है कि विधि या कानून के समक्ष सब समान होंगे, लेकिन इसमें अपवाद भी है। किसके किसके? राष्ट्रपति और राज्यपाल के। तो क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति, देखो दो प्रकार की होती है चीजें, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, एक होती है दीवानी और एक होती है फौजदारी मामला। दो प्रकार के मामले आपने सुने होंगे, एक तो दीवानी मामले होते हैं और एक फौजदारी मामले होते हैं। सुने हो आप लोग कभी? सुने हो जी? दीवानी, फौजदारी। दीवानी में जो होती है चर्चा, वो पैसे, जायदाद, मतलब जमीन जायदाद, ये सब पैसा ऐसा वाला दीवानी होता है। और फौजदारी में हत्या, चोरी, डकैती, ये सब होता है। ये सब, ये फौजदारी मामला है। ये दीवानी है, सिविल बोलते हैं इसको, सिविल। सिविल। पाटन में जो कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है? पाटन में जो है वो दीवानी वाला है, व्यवहार न्यायालय, सिविल कोर्ट ये वाला है। यहाँ ये चीज की होगी, इसकी नहीं होगी, इस चीज की होगी। ठीक है, तो कल मैं इसको बताऊंगा और डिटेल से। ठीक है, आज का समय हो गया और लोग आ गए हैं, तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किस तरीके से उसको छूट दिया गया है, और जब राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे तब क्या उस पर जो आरोप है वो या वो प्रक्रिया है वो चलाया जाएगा क्या, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है।